तो सर आज का हमने जो टॉपिक रखा हुआ है डिस्कशन के लिए, वो रखा हुआ है जो बजट 2020 में नया टैक्स सिस्टम एक अनाउंस हुआ था टैक्स पेयर्स के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2019 में, बजट 2019 में तो इन्होंने जो 5 लाख रुपए तक की रिबेट, 5 लाख रुपए तक की टैक्स पे, 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स जीरो कर दिया था। वो बेनिफिट कुछ इन्होंने आगे बढ़ाया है 2020 के बजट में। 2020 के बजट में एक नया टैक्स का सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि एक नए स्लैब इन्होंने लेके आए हैं कि एसएससी चाहे तो पुराने वाले टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, एसएससी चाहे तो नए वाले सिस्टम को अडॉप्ट कर ले। हमें ये देखना है कि नया टैक्स सिस्टम ये है क्या, एप्लीकेबल किन के ऊपर है, कब से एप्लीकेबल है, और इस स्कीम में आने के लिए एसएससी को क्या करना पड़ेगा। 115 BAC, सर जैसे कि हमारी पुरानी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने 115 BAA, 115 BAB डिस्कस किया था। वो था सर कंपनीज के लिए। ये जो नया सेक्शन है 115 BAC, ये आया सर इंडिविजुअल के लिए। सिर्फ इसमें इंडिविजुअल्स और एचईएफ वही लोग कवर हैं। ये सर इंडिविजुअल कवर है। इसमें इंडिविजुअल कोई भी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन, कोई भी हो सर इस नए सिस्टम में वो एलिजिबल है उसको ऑप्ट करने के लिए। दूसरी बात सर, ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ये वाली स्कीम एप्लीकेबल होगी। इस साल जब हम अपनी सर रिटर्न भरने बैठेंगे तो सर वो रिटर्न होगी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। उस इनकम के लिए ये वाला टैक्सेशन सिस्टम अप्लाई नहीं होता। ये टैक्स सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे हैं अप्लाई होगा नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर की इनकम के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम के लिए ये रेट एप्लीकेबल होगा अगले साल। दूसरी बात सर, एसएससी है, इंडिविजुअल है, चाहे उसकी बिजनेस इनकम भी है तो भी इसमें वो कवर कर जाएगा। यानी कि किसी का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कोई रन कर रहा है अपना, तो इसमें वो कवर कर जाएगा। उसके बाद सर ये स्कीम बिल्कुल ऑप्शनल है। एसएससी को अगर इसमें बेनिफिट लगता है तो इसको अडॉप्ट करे, एसएससी को इसमें बेनिफिट नहीं लगता तो बिल्कुल अडॉप्ट ना करे सर। ये एसएससी के ऊपर छोड़ा हुआ है। इसमें सर ये स्लैब रेट इन्होंने चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोनों दोनों स्लैब रेट बनाए हुए हैं, न्यू रेट्स के हिसाब से और ओल्ड रेट्स के हिसाब से भी। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले न्यू रेट्स के हिसाब से कि क्या स्लैब रेट आया है। सर 2.5 लाख रुपए तक सर दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी नील है, पहले भी नील था। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5%, 5 लाख रुपए से 7 लाख की इनकम ब्रैकेट के ऊपर 10%, 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 15%, 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक 20%, 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 25%, और 15 लाख रुपए से ऊपर सर 30% का टैक्स अलग आपको लगेगा। सर इन्होंने इतने सारे स्लैब यहाँ पे बना दिए हैं, इतने सारे रेट इन्होंने यहाँ पे बना दिए हैं। सर अगर हम इस टेबल को देखें तो हमें ये प्राइम फैसला लग सकता है कि यार ये जो नई वाली स्कीम है इसमें रेट कम है। कि जैसे सर अगर मैं इस वाली स्लैब की बात करूं 7.5 से लेके 10 लाख रुपए तक, तो ओल्ड स्कीम में सर 20% का टैक्स रेट है, न्यू स्कीम में सर 15% का टैक्स रेट है। तो सर प्राइम फैसला तो ये लगता है कि टैक्स रेट के हिसाब से न्यू स्कीम ज्यादा बेनिफिट देती है। लेकिन सर इसके कुछ और भी पहलू हैं, वो हमें सर देखने पड़ेंगे। इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ कंडीशन दी हुई है इस सेक्शन के अंदर, वो कंडीशन मीट आउट करनी पड़ेंगी। इसमें कुछ जो डिडक्शंस, एग्जम्पशंस जो हम पहले स्कीम में लेते थे, वो उनका बेनिफिट हमें नई स्कीम में छोड़ना होगा, तो ये स्कीम हमारे लिए फायदेमंद होगी। सर वो कौन कौन सी डिडक्शन से, एग्जम्पशन से जो हमें छोड़नी पड़ेंगी नए टैक्सेशन सिस्टम में जाने के लिए। वैसे तो सर इसकी जो लिस्ट है वो लंबी चौड़ी है, तकरीबन 17-18 इसमें डिडक्शंस एग्जम्पशंस दी हुई हैं। लेकिन अगर हम सर बड़ी बड़ी बात करें मोटी मोटी एग्जम्पशंस की, जो डेली जिनसे की ज्यादा हमारा पाला पड़ता है, वो ऐसा जैसे हाउस रेंट अलाउंस नई स्कीम में नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट, एचआरए का बेनिफिट सर नई स्कीम में नहीं मिलेगा। सर सैलरी क्लास के लिए जो 50,000 रुपए की सर छूट मिलती है पुरानी स्कीम में, एड हॉक डिडक्शन 50,000 रुपए की, वो सर नई स्कीम में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जैसे कि सर अभी तक मेरे को मिलती है 2 लाख रुपए तक का अलाउड है इंटरेस्ट क्लेम करना ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन सर मैं अगर नई स्कीम अडॉप्ट करता हूं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो मैंने ब्याज दिया है उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। इसके बाद सर जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं, जैसे कि आपकी LIC हो गई, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, मेडिक्लेम हो गया, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन हो गया, वो सारी डिडक्शंस चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शंस कवर करते हैं वो डिडक्शन सर नहीं मिल पाएंगी नए वाले टैक्सेशन सिस्टम में। अब सर ये स्कीम हमें अडॉप्ट कैसे करनी है।
सर इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए अभी एक मैनर प्रेस्क्राइब होना है। वो ये कहते हैं कि अगर तो आपकी बिजनेस इनकम है, अगर एसएससी अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म रन कर रहा है और वो नए सिस्टम में आना चाहता है, तो उसको बिफोर द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब मैनर में एक डिक्लेरेशन देनी होगी। ये ऐसा ही हो सकता है कि जैसे हमने सेम पिछली वीडियोस में देखा था कि बीएए और बी 115 बीएए और 115 बीएबी वाली कंपनियों को एक फॉर्म फाइल करना होगा। सेम मैनर यहाँ पे भी अडॉप्ट होगा। जब वो आएगा सर, वो हम उसको तब देखेंगे। और सर जो नॉन बिजनेस वाले आदमी हैं, जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, वो कैसे अडॉप्ट करेंगे इस स्कीम को? उनको सिंपली जब वो रिटर्न, अगर वो इस स्कीम के तहत स्कीम के रेट्स का बेनिफिट लेते हुए अपनी आईटी फाइल कर देंगे, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। उनको कोई स्पेशल प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। सर एक बार ये स्कीम हमने अप्लाई कर दी, क्या ये कंटिन्यूटी में रहेगी? बिल्कुल सर, एक बार आपने इसकी स्कीम में आ गए सर, आप अब आगे तक के लिए आप स्कीम में बने रहेंगे। अगर आप इस स्कीम से आना चाहते हैं तो सर इसके लिए दो केसेस बनेंगे। अगर तो सर आप अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो सर आपके पास सिर्फ एक बार ऑप्शन है वापस आने का। अगर आप एक बार वापस आ गए तो सर दोबारा आप इस स्कीम में लौटकर नहीं जा सकते। और अगर आप सर बिजनेस इनकम नहीं है तो सर आप एवरी ईयर आप ये स्कीम चेंज कर सकते हो। आप हर साल देख सकते हो कि आपको कौन सी स्कीम बेनिफिट देगी, नए स्कीम में ज्यादा बेनिफिट है या पुरानी स्कीम में ज्यादा बेनिफिट है। उसी हिसाब से आप अपना टैक्स पे कर सकते हो सर नॉन बिजनेस केस में। उसके लिए सर अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को एक लेटर ऑफ इंटेंट देना होगा कि आप किस स्कीम के तहत अपने आप को टैक्सेबल कराना चाहते हैं, सो दैट आपका एम्प्लॉयर उसी टैक्स स्कीम के हिसाब से आपका जो टीडीएस है वो काट सके। सर दो डिडक्शंस इसमें इस नई वाली स्कीम में भी आपको अलाउड की गई हैं। ओनली टू डिडक्शंस, जैसे कि 80cc D2 की। ये क्या होती है सर? जो एम्प्लॉय के ब्याज पे पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है, उसको सर डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय को सर उस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी जो कि उसके एम्प्लॉयर ने उसके पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करा है। और दूसरा 80JJAA, जो कि सर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कोई हुई है अगर मेरे बिजनेस से, तो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट हुई है उसका सर मैं 30% 3 सालों में क्लेम कर सकता हूं। तो सर ये दो बेनिफिट सरकार ने नई वाली स्कीम में भी रखे हैं। बाकी सारे बेनिफिट ऑफ द चैप्टर 6A, 80C, 80D, 80E, 80EE वगैरह वगैरह सारे सर डिसअलाउड होंगे नई स्कीम के तहत। सर इसमें कुछ इशू जो डिस्कस देखने वाले होंगे सर, वो ये है नटशेल में। अगर हम बात करें नई स्कीम में सर, आपको एक तो सैलरी की जो डिडक्शन है 50,000 रुपए की, वो सर बिल्कुल नहीं मिलने वाली। दूसरी बात सर, अगर आप पुरानी स्कीम में एचआरए क्लेम करते थे सर, नई स्कीम में एचआरए का बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। तीसरी बात सर, अगर आपने अपनी पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया हुआ है जिसमें कि आप खुद रह रहे हैं, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका बेनिफिट सर आपको अभी तक मिलता था 2 लाख रुपए तक। अगर आप सर नई स्कीम में स्विच करते हैं, वो बेनिफिट सर आपको नहीं मिलेगा। और सर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एलआईसी में, आपके बच्चों की स्कूल की फीस होती है, ट्यूशन फीस, मेडिक्लेम वगैरह, जो अभी आप क्लेम करते थे ओल्ड स्कीम में, अगर आप नई स्कीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो सर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। सर फिर ये बेनिफिट मिलेगा क्या इस नई स्कीम से? अगर आप कह रहे हो कि सारी स्कीम जो ये नई स्कीम है इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली टैक्स रेट थोड़ा कम कर दिया है, तो सर ओवरऑल स्कीम को हम कैसे देखें कि इससे क्या बेनिफिट ड्राइव होने वाला है, क्या पर्पस सोच के ये? हाँ तो सर हमें ये है कि भाई जब काफी सारी डिडक्शन सरकार ने छीन ली हैं और खाली कम टैक्स रेट सरकार ने दिया है, तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था सरकार का? तो सर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि सर कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको कि अपना अभी अभी तक सर क्या पोजीशन है कि मुझे अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मुझे अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिनका सर लॉक इन पीरियड होता है। जैसे कि किसी का 3 साल लॉक इन पीरियड है, किसी का 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। तो सर लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं, जो ये ओपिनियन रखते हैं कि साहब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फुल है, मैंने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब मुझे टैक्स बचाने के पर्पज से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल करना है। तो सर उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सरकार ने ये ऑप्शन दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे कि 80C में इन्वेस्टमेंट हो गई, 80D में आपकी जो मेडिकल में हो गई, आप उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर लें और आप अपना जो टैक्स पे करेंगे वो कम टैक्स रेट से पे कर सकते हैं। तो सर मेजर बेनिफिट उन लोगों को ड्राइव होगा जिनकी कोई एग्जम्पशंस, जिनकी कोई डिडक्शंस नहीं होती, जिनको कोई एग्जम्पशंस जिनको क्लेम नहीं करनी, उन लोगों के लिए सर मेजर बेनिफिट इस स्कीम से ड्राइव होगा। लेकिन सर जो ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी मिल रही है, जिनको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल रहा है, जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है सर, और जिनकी सर इन्वेस्टमेंट भी साइड बाय साइड चल रही है, उन लोगों को सर अगर हम देखें तो उन लोगों के लिए पुरानी वाली स्कीम में सर ज्यादा फायदा दिखता है एज कंपेयर टू न्यू टैक्सेशन सिस्टम।
लेकिन इसमें सर हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका कोई सर यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है। इसका कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है कि हम देख सकें कि अगर ऐसा है तो आप नई वाली स्कीम ले लो, ऐसा है तो पुराने वाली स्कीम ले लो। ईच केस में सर हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर हम पुराने सिस्टम को चालू रखते हैं, पुराने सिस्टम में अपने आप को टैक्सेबल कराते हैं, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या बन के आएगी, और अगर मैं न्यू सिस्टम में जाता हूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या बन के आएगी। सर हमें हर केस में ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका सर एक सिंपल फॉर्मूला, थोड़ा सा 15 लाख से ऊपर वाले जो इनकम है, जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है, उनके लिए तो एक ब्रेक इवन पॉइंट डेवलप हुआ है। उनके लिए ये है कि अगर उनकी डिडक्शंस एग्जम्पशन 2.5 लाख रुपए तक हैं, तो वो नई वाली स्कीम में कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो वो पुरानी वाली स्कीम में अपने आप को रखें, तो वहां पे उनको पुरानी वाली स्कीम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी सर अदर केसेस में सर हमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी हर केस में। अब सर ये एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। जैसे कि सर हमारे एग्जांपल में एक पर्सन सैलरी इनकम अर्न कर रहा है 15 लाख रुपए की एनुअली, और सर उसके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 2.5 लाख रुपए का सर। और सर उसके पास एक दूसरा घर है जो कि उसने रेंट पे दिया हुआ है, और उससे रेंटल इनकम आ रही है उसकी 2,40,000 रुपए की, और उस घर पे वो 3 लाख रुपए का ब्याज पे कर रहा है। इसके अलावा उसकी सर इन्वेस्टमेंट है एटीसी में 1.5 लाख रुपए की, और एटीडी में 25,000 रुपए की। तो सर इस स्कीम में देख लेते हैं कि उसको नई स्कीम में और पुरानी स्कीम में कैसे कैलकुलेशन होगी। देखिए सर, अगर हम ओल्ड स्कीम की बात करें तो सैलरी इनकम 15 लाख रुपए, इसमें उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की मिलेगी, 14.5 लाख रुपए की इसकी टैक्सेबल सैलरी बन गई सर। अब आते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। जो सर रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी रेंटल इनकम हो गई 2,40,000 रुपए की। उसके ऊपर जो उसने ब्याज पे करा है 3 लाख रुपए का, वो सर कंप्लीट हमें डिडक्शन मिल जाती है इन केस ऑफ रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। तो सर 60,000 रुपए का लॉस वहां से आ गया रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी से। अब सर अगर बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की, तो सर हालांकि उस पर मेरा ब्याज जो गया है वो 2.5 लाख रुपए का गया है, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इसलिए जो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट अलाउड होगा एज ए डिडक्शन, वो सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक अलाउड होगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की डिडक्शन उसको ये मिल जाएगी। तो सर टोटल लॉस जो कि जनरेट होगा हाउस प्रॉपर्टी से, वो होगा सर 2,60,000 रुपए का। अब सर इसमें क्या आता है ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में कि मेरा एक हेड में जो लॉस है और अदर हेड में इनकम है, तो वो आपस में मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो सर ये 14.5 लाख रुपए की इनकम में से 2,60,000 रुपए का लॉस हाउस प्रॉपर्टी का मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 11,90,000 रुपए की। और सर इसमें से मुझे रिबेट मिल जाएगा 80C का और 80D का। तो सर मेरी नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी, तो सर मेरी इसमें टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1,21,680 रुपए की। और ये बात सर अगर हम न्यू टैक्स डिजाइन में देखें, सर 15 लाख रुपए की मेरी इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट अलाउड, रेंटल हाउस प्रॉपर्टी 2,40,000 रुपए की मेरे पास रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा सर, अप टू 2,40,000 रुपए तक ही अलाउड होगा, उसके ऊपर सर अलाउड नहीं होगा। जितना मुझे रेंट आ रहा है सिर्फ उतने अमाउंट तक की मुझे इंटरेस्ट की अलाउड मिलेगा। और सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा इंटरेस्ट जा रहा है सर, वो भी अलाउड नहीं होगा। तो सर मेरा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकल के आ गई 15 लाख रुपए की। एटीसी नहीं मिलेगा, एटीडी नहीं मिलेगा, तो इसमें मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 1,95,000 रुपए की। तो सर अगर हम इस केस में देखें तो सर इस वाले एसएससी के लिए पुरानी स्कीम में रहना ज्यादा फायदेमंद है, वहां पे उसको टैक्स लायबिलिटी कम पड़ रही है। और सर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे सर इसके पास एक बिजनेस इनकम है, इस मिस्टर एक्स के पास एक सर बिजनेस इनकम है 18 लाख रुपए की एनुअली। और सर इसके पास एक सेकंड ऑप्शन है इनकम का, रेंटल इनकम 2,40,000 रुपए की, और इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है सर 3 लाख रुपए का। इसके अलावा सर 80D मेडिक्लेम इसने कराया हुआ है 25,000 रुपए का। सर इसके केस में कैसे कैलकुलेशन होगी सर, वो एक बार देख लेते हैं। सर ओल्ड रिजीम में रेंटल इनकम 2,40,000 रुपए लेस इंटरेस्ट 3 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कितना आ जाएगा सर 60,000 रुपए का, बिजनेस इनकम है मेरी 18 लाख रुपए की, सर दोनों को सेट ऑफ मिल जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम आएगी 17,40,000 रुपए की। एचडी का बेनिफिट सर इसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ, नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगी सर 17,15,000 रुपए की। और सर टैक्स लायबिलिटी बनेगी 3,40,000 रुपए की पुराने रिजीम में। और सर नए रिजीम में अगर मैं बात करूं, रेंटल इनकम 2,40,000 रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा अप टू द रेंटल इनकम। इसका मतलब कोई भी लॉस मेरा हाउस प्रॉपर्टी से यहाँ पे अराइज नहीं हुआ। दूसरा बिजनेस इनकम कितनी 18 लाख रुपए की, तो ग्रॉस टोटल इनकम बन गई सर मेरी 18 लाख रुपए की। और सर 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सर 18 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 2,88,000 रुपए।
तो सर इस वाले एसएससी के लिए अगर हम देखें तो सर न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कम है एज कंपेयर टू ओल्ड रिजीम। तो सर इन दोनों एग्जांपल से ये बात निकल के आती है कि अगर किसी एसएससी के पास डिडक्शंस क्या ऑप्शंस है, इंटरेस्ट का ऑप्शन, इंटरेस्ट क्लेम करने का ऑप्शन है, तो सर उसके लिए पुराने वाली स्कीम ज्यादा बेनिफिट रहेगी। और सर जो ऐसे एसएससीज हैं जिनका ना तो कोई लोन चल रहा, ना उनके कोई डिडक्शंस हैं 80C 80D, तो सर उन एसएससीज के लिए न्यू स्कीम ज्यादा बेनिफिट रहेगी। एक सर इंपॉर्टेंट नोट, सर दोनों ही स्कीमों में जैसे कि सर पहले बताया कि 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो सर वो दोनों स्कीमों में एप्लीकेबल है। 87A की जो रिबेट है 12,500 रुपए तक की, वो सर पुराने टैक्स सिस्टम में भी है एप्लीकेबल है और न्यू टैक्स सिस्टम में भी एप्लीकेबल है। यानी कि सर जहां पे मेरी इनकम बिलो 5 लाख रुपीस चली जाती है तो सर मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 0। बस सर इस स्कीम में सर बड़ी बातें जो थी सर हमने सारी आपके सामने रख दी है। अगर आपके सर कुछ क्वेश्चंस हो तो सर मोस्ट वेलकम। बताओ सर कुछ हो सर इसमें कुछ डिस्कस करने वाला? मुझे बस ये पूछना है कि जो ये न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम है, ये अगर मान लो कोई एसएससी ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके पास ऑप्शन ये अवेलेबल होगा या नहीं होगा? सर देखो उन्होंने कहा है कि जो ये स्कीम है 115BAC, इसमें कहा है कि उसको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा उससे पहले, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले उसको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम उसको अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट तक फाइल करनी होगी। उसके बाद सर वो चाहे बिलेटेड फाइल कर सकता है अपनी आईटीआर, लेकिन सर पहले तो उसे अपनी सर बेनिफिट ड्राइव करने के लिए स्कीम के तहत अपनी आईटीआर पहले ड्यू डेट तक फाइल करनी होगी सर। उसके बाद अगर उसमें कोई रेक्टिफिकेशन होती है तो वो रिवाइज करना चाहता है तो रिवाइज कर सकता है, लेकिन ये केस है कि पहले उसे अपनी आईटीआर विद इन ड्यू डेट फाइल करनी होगी सर। ऑप्शन चूज करने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा या आईटीआर सेल्फ ऑप्शन है? देखो इसमें जो नॉन बिजनेस केस है, उनके लिए तो एक क्या है कि जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, अगर आपने नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स पे करा है तो आप ऑटोमेटिकली डीम्ड माने जाओगे कि आप नए सिस्टम में आ गए। और जिनकी बिजनेस इनकम है उनके लिए इन्होंने कहा है कि मैनर प्रिस्क्राइब, और वो मैनर अभी प्रिस्क्राइब हुआ नहीं है सर, जैसे ही होगा उसकी जानकारी तब मिलेगी। अभी जैसे उससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारे नए पुराने वाले सेक्शन थे 115BAA और 115BAB, जैसे कि उस स्कीम में आया था कि 2 फॉर्म निकाले थे 10IC और 10ID, हो सकता है उसी पैटर्न पे एक फॉर्म इस वाली स्कीम के लिए भी आए, लेकिन क्योंकि वो जो सेक्शन है 115BAA और 115BAB वो एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2021 से, तो उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं और ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी हमारी नेक्स्ट ईयर से, तो हो सकता है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा हो मेहनत देने के लिए। तो मैं रिवाइज रिटर्न ऑप्शन चेंज कर सकते हैं? नहीं, एक बार आपने सर ऑप्शन कर लिया तो उस साल सर आपको रहने पड़ेगा उस स्कीम में, उस साल तो आपको रहने पड़ेगा उस स्कीम में, नेक्स्ट ईयर आप चेंज कर सकते हो। रिवाइज करना चाहता हूं चेंज नहीं कर सकते रिवाइज में भी सर उस साल तो रहना ही पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आप चेंज कर सकते हो। और बिजनेस के केस में सर अगर आपने नेक्स्ट ईयर चेंज कर दिया, बिजनेस आपने ऑप्शन चेंज करके पुराने टैक्स सिस्टम डिजाइन में आ गए, तो सर इन फ्यूचर आपको दोबारा वो बेनिफिट नहीं मिलेगा सर दोबारा नए टैक्स डिजाइन का। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो सर आप ईयर वाइज ईयर चेंज कर सकते हो अपनी स्कीम को। इसमें एटीजी वगैरह की डिडक्शन नहीं मिलेंगी ना? नहीं, कोई नहीं। चैप्टर 6A कंप्लीटली डिसअलाउड। चैप्टर 6A खाली 2 डिडक्शन मिलेंगी, 80CCD2 और 80JJAA। यानी कि इन्होंने क्या करा है, एक तो सैलरी एम्प्लॉय के लिए दे दी डिडक्शन 80CCD2, और एक जो बिजनेसमैन है जो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं 80JJAA, एक डिडक्शन उनके लिए अलाउड कर दी, बाकी सभी डिडक्शंस डिसअलाउड, कंप्लीटली डिसअलाउड। और सर जो रेंटल इनकम पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30%, वो न्यू रिजीम मिलेगी सर, वो मिलेगी। हाँ, आपकी रेंट इनकम आ रही है, रेंट इनकम में से 24A की 30% की जो रिबेट मिलती है वो सर मिलेगी। लेकिन सर जो उसमें रेंटल इनकम के केस में जो आपको इंटरेस्ट है वो उतना ही मिलेगा जो आपका वहां तक रेंटल इनकम कवर करता हो, यानी कि आपका लॉस नहीं आ सकता हाउस प्रॉपर्टी के केस में। हाँ। चलिए कंक्लूड करें सर कुछ हो तो अगर सर कुछ इन फ्यूचर सर कुछ माइंड में आए सर कोई क्वेरी तो सर आप मेरा आईडी लिखी हुई है सर, इस मेरा आईडी पे आप भेज सकते हो। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू।